नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गैर सक्सेस 247 के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज है आपके 12 अगस्त। तो 12 और 11 अगस्त के आपको यहाँ पे कंबाइंड करंट अफेयर्स देने वाला हूँ। राजस्थान की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ में इंडिया और वर्ल्ड के भी कुछ यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, पहले वो देख लेते हैं कि राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है। झालावाड़ को कहा जाता है। आप सभी दोस्तों ने सही जवाब दिया था। और आज के लिए आपका क्वेश्चन, जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, कि जौहर मेला कहाँ पड़ता है। 4 आपको नाम दे रखे हैं, भीलवाड़ा, जयपुर, चित्तौड़गढ़ या फिर उदयपुर। तो ये बताना है आपको कि जौहर मेला इनमें से कहाँ पे पड़ता है। फटाफट से इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। अब आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन कि केंद्र सरकार ने राजस्थान की किस नदी के बीहड़ को कृषि योग्य भूमि बनाने की योजना विश्व बैंक के वित्तीय सहयोग से करने की घोषणा की है। तो वो नदी कौन सी है? चंबल नदी। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली आपको पता है कि जो चंबल नदी का जो बीहड़ क्षेत्र है वो पुराने टाइम में डाकुओं और जो अपराधी है उनकी शरण स्थली रहा है ना। अब तो नहीं रहा है, लेकिन पहले तो था, ये आपको पता है। तो वो जो बीहड़ का क्षेत्र है उसमें केंद्र सरकार ने अब खेती करवाने की योजना बनाई है और इसमें विश्व बैंक उनकी यहाँ पे मदद करेगा, यानी कि वर्ल्ड बैंक उनकी यहाँ पे मदद करने वाला है। देखिए हम यहाँ पे 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, डिटेल के अंदर। एक तो चंबल नदी के बारे में, एक वर्ल्ड बैंक के बारे में। पहले इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फिर उन दोनों चीज़ों की बात करेंगे। जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने कहा है कि यहाँ उपलब्ध 3 लाख हेक्टेयर से भी अधिक गैर खेती योग्य भूमि बीहड़ भूमि है जिसमें कृषि विकास किया जाएगा। यानी कि 3 लाख हेक्टेयर से भी ज़्यादा ऐसी भूमि है जिस पे खेती नहीं होती है, मतलब बीहड़ का क्षेत्र है। और सरकार का दावा है कि इस क्षेत्र में खेती किसानी व पर्यावरण में सुधार होगा और इससे लोगों को यहाँ पे रोजगार भी मिलेगा। यानी कि देख लीजिए 3 लाख हेक्टेयर का क्षेत्र अगर उससे सही किया जाए और खेती के लिए यूज़ किया जाए तो बहुत सारे रोजगार के अवसर भी यहाँ पे मिल सकते हैं। इस परियोजना में खेती तो खैर होगी ही होगी, खेती के साथ और क्या क्या होगा, कृषि बाजारों, गोदामों और कोल्ड स्टोरेज का यहाँ पे विकास भी किया जाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने जैसे भी आपको बताया था 2 चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम चंबल नदी के बारे में। इसके कुछ उपनाम है, जैसे कि कामधेनु है, चर्मणवती है या फिर चर्मवती भी इसे कहते हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है? जानापाव पहाड़ी से। अब जानापाव पहाड़ी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, इंदौर जिले के महू कस्बे में, ठीक है। और राजस्थान में इसका प्रवेश कहाँ से होता है? भैंसरोडगढ़ तहसील से। और बेसिकली इसे राजस्थान की 12मासी नदी कहा जाता है। और बांध की अगर बात करें कि इस नदी पे कुल 4 बांध बने हुए, जिसमें से 3 राजस्थान में और 1 कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो गांधी सागर जो बांध है वो मध्य प्रदेश में है। उसके अलावा राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये तीनों हमारे राजस्थान में है। इसमें से राणा प्रताप सागर रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है। जवाहर सागर बांध की बात करें तो बूंदी और कोटा में है। उसके अलावा कोटा बैराज की बात करें तो ये कोटा के अंदर है। इसके अलावा सर्वाधिक सतही जल वाली नदी यही है, चंबल नदी। और मिट्टी का सर्वाधिक अवनालिका अप्रदन भी यही नदी करती है, ठीक है। और इस पे एक चूलिया जलप्रपात है, ये भी आपको पता होगा, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के पास में चूलिया जलप्रपात। ये जितने भी टॉपिक्स या क्वेश्चंस मैंने आपको पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं, ये सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और रिपीट होते हैं बार बार, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। चलिए अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं विश्व बैंक की, द वर्ल्ड बैंक, जिसकी स्थापना दोस्तों 1944 के अंदर हुई थी। हेडक्वार्टर इसका है वॉशिंगटन DC के अंदर। वर्तमान में इसका MD और CEO कौन है? अंशुला कांत। और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट याद होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का कौन सा शहर दिल्ली NCR का नया रेजिडेंशियल हब बनेगा? कौन सा बनेगा दोस्तों? अलवर। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। NCR, सबसे पहला NCR का मतलब आपको पता होना चाहिए, नेशनल कैपिटल रीजन। देखिए आप में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा, नहीं पता है सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ। NCR का मतलब क्या है? नेशनल कैपिटल रीजन। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे आपसे पूछता हूँ मैं कि राजस्थान के कितने ज़िले NCR के अंदर आते हैं? अलवर तो खैर मैंने आपको बता ही दिया है। अलवर के अलावा और कौन सा ज़िला आता है?
उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको पता है तो, ठीक है। जिसको भी नहीं पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना कि सर हमें नहीं पता है, बता दीजिए, तो आपको मैं कमेंट बॉक्स में ही जवाब दे दूंगा। लेकिन पहले मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोगों को पता है। चलिए वापिस क्वेश्चन पे आते हैं कि एनसीआर के पास होने व बेहतर कनेक्टिविटी के कारण अलवर घर खरीदने के लिए बेस्ट माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि एनसीआर के बहुत पास में है इसीलिए। तो इसे नया रेजिडेंशियल हब बनेगा ये वाला, और यहाँ बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल तथा उससे संबंधित पार्ट्स की इकाइयाँ भी है, जिससे देश के विभिन्न राज्यों के लाखों श्रमिकों को रोजगार की उपलब्धता अच्छी होने से अलवर आना पसंद करते हैं। मतलब लोग यहाँ पे इन चीज़ों के संबंधित अलवर आना पसंद करते हैं। तो ज़्यादा कुछ डिटेल में बात नहीं है, एनसीआर की बात हो रही है तो एनसीआर में आपको याद रखना है अलवर है ही। अलवर के अलावा कौन सा जिला है वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो यहाँ पे बात किसकी करेंगे, अलवर की। तो अलवर के संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सर इसका टाइगर रिजर्व यहाँ पे है, मूसी महारानी की छतरी यहाँ पे है, बाला किला यहाँ पे है जिससे कहते हैं आँख वाला किला, भ्रतरी मेला, चंद्र प्रभु मेला, मत्स्य उत्सव ये सब यहाँ पे मनाए जाते हैं। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में शामिल ये राजस्थान का पहला जिला है। मैंने आपको एनसीआर का बता ही दिया है, तो एनसीआर में ये तो पहला है, इसके अलावा एक और है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। इसके अलावा इसे राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है, राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है और पूर्वी राजस्थान का कश्मीर इसे कहा जाता है। इतने सारे पॉइंट हो गए अलवर के संबंधित। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुमित्रा सिंह का संबंध राजस्थान से किस प्रकार रहा है? हाल ही में न्यूज़ में रही थी, क्यों रही थी वो भी देखेंगे। तो ये विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सुमित्रा सिंह। अब ये करंट में न्यूज़ में क्यों रही है पहले तो वही देख लेते हैं, फिर डिटेल में बात करेंगे कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह के जो पति है नाहर सिंह, उनका अभी कोरोना से निधन हो गया है। तो आपसे एग्जाम में ऐसा कोई नहीं पूछने वाला है इनके पति का नाम क्या था या उनका निधन कब हुआ। अब चर्चा में ये रही है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सुमित्रा सिंह ये राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष है। तो देखिए करंट में ये न्यूज़ में आ गई है तो इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो देखिए अब मैं आपको इनसे संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। सुमित्रा सिंह, ठीक है, ये विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष है, ये चीज़ हमने यहाँ पे देख ली है। ये जब बनी थी पहली महिला अध्यक्ष, वो कौन सी विधानसभा थी? 12वीं विधानसभा, जो 2003 से लेकर 2008 तक चली थी। ये 12वीं विधानसभा इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि यहाँ से सब प्रथम ही बने थे। देखिए बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो ये होगी विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, इसी विधानसभा में बनी थी 12वीं विधानसभा की, और 12वीं विधानसभा में ही राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी प्रतिभा पाटिल, ठीक है, और 12वीं विधानसभा के अंदर ही राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी वसुंधरा राजे। इसीलिए 12वीं विधानसभा इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़, इस विधानसभा के अंदर भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला था पहली बार। तो ये इतने सारे इंपॉर्टेंट बनते हैं 12वीं विधानसभा से। अभी वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है दोस्तों, बताइए फटाफट से, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वर्तमान की विधानसभा बताइए। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बात बताऊं तो नीचे आप एक और पॉइंट दे सकते हो, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, महिला पुरुष की नहीं बात करें, सिर्फ बात करें प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, वो कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। अच्छा, इनका कार्यकाल पूछते हैं और एग्जाम में पूछ भी चुके हैं। 1952 से लेकर 1957 प्रथम विधानसभा का जो कार्यकाल था वो ये था, ठीक है, नरोत्तम लाल जोशी उसके अध्यक्ष थे। और एक ये पूछते हैं, ये जो विधानसभा अध्यक्ष की तो हमने बात कर ली है, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष की, तो राज्य की प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थी? तारा भंडारी। ये भी साथ में याद रखना। इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं इनसे संबंधित, इसीलिए ये सारी डिटेल मैंने आपको यहाँ पे बताई है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में शिक्षक दिवस के मौके पर राजस्थान के कितने शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान प्रदान किया जाएगा? टॉप 99 को। बी ऑप्शन आपको यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो शिक्षक दिवस आपको पता है अभी हाल ही में आने वाला है, कब आएगा? 5 सितंबर को, ठीक है, टीचर्स डे हम मनाते हैं, आपको पता ही है। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा इन सभी को। और राष्ट्रीय पुरस्कार की तर्ज पर
बच्चों का जो परिणाम है उसको देखा जाएगा, स्कूल विकास में उनका सहयोग देखा जाएगा, स्वयं के शैक्षिक रिकॉर्ड व नामांकन सहित अन्य मापदंडों के आधार पर ये जो टीचर है उनके सम्मान का कैडर यहाँ पे तय होगा कि उनको कौन सा पुरस्कार यहाँ पे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स उसमें देखे जाएंगे। तो जो ब्लॉक स्तर पर सम्मानित होंगे शिक्षक, उनको पुरस्कार के तौर पर 5100 रुपये मिलेंगे ब्लॉक स्तर पर, ठीक है। और जिला स्तर पर जो शिक्षक यहाँ पे सम्मानित होंगे उनको 11,000 रुपये मिलेंगे। और जो राज्य स्तर पर सम्मानित होंगे शिक्षक, उनको 21,000 रुपये पुरस्कार की राशि यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व आदिवासी दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनजाति छात्राओं के लिए 50 बेड का छात्रावास कहाँ खोलने की घोषणा की है? तो जैसलमेर में खोलने की घोषणा की है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हाल ही में हमने विश्व आदिवासी दिवस मनाया था। कब मनाया था? 9 अगस्त को मनाया था, ये आपको याद होना चाहिए। तो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 127.85 करोड़ रुपए के 40 कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण यहाँ पे किया, जिसमें एक ये वाला कार्यक्रम भी यहाँ पे इनका शामिल था कि जनजाति छात्राओं के लिए 50 बेड का एक छात्रावास खोलने की घोषणा की है जैसलमेर के अंदर। और दोस्तों अभी हाल ही में मैंने जुलाई का पूरा राजस्थान का करंट अफेयर्स आपके लिए अपलोड कर दिया है, ठीक है। पूरा एक कमांड वीडियो बना दिया है, पूरा जुलाई का आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स मिल जाएगा। 130 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाओ और वीडियो पूरा देख लो, इंपॉर्टेंट है। पूरा जुलाई मंथ का हमने वहाँ पे राजस्थान करंट अफेयर्स कवर अप कर लिया है। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक और हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाके उन्हें भी फॉलो कर लीजिए। PDF पहले की भी और इस वीडियो की भी सभी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी, ठीक है। तो उसे फॉलो करके रख लेना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, जैसलमेर की बात की थी तो यहाँ पे बात करते हैं जैसलमेर की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है। रामदेवरा, तनोट माता का, तनोट देवी का जो मंदिर है वो भी यहाँ पे है। रामदेवरा भी यहीं पे है। अभी आपको पता है कि रामदेवरा का जो मेला है वो यहाँ पे स्थगित कर दिया गया था, हमने पढ़ा था करंट में, ये भी आ गया था। स्वांग्या जी का मंदिर यहीं पे है। सोनार किला जो कि है जैसलमेर दुर्ग, वो भी यहाँ पे है। चांदन नलकूप इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है, ये भी यहीं पे है। स्वर्ण नगरी, और स्वर्ण नगरी इसे कहा जाता है। और हवेलियों व झरोकों का शहर, यही है, उपनाम है कुछ इसके। और सालिम सिंह की हवेली और पटवों की हवेली, ये बहुत बार एग्जाम्स में आता है, ये दोनों यहाँ पे स्थित है। और म्यूजियम सिटी और राजस्थान का अंडमान निकोबार इसे कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि हाल ही में इंडियन फिल्म मेकर्स एसोसिएशन द्वारा किस राज्य का अध्यक्ष सोमेंद्र हर्ष को यहाँ पे बनाया गया है? तो किस राज्य का? राजस्थान का। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो इंडियन फिल्म मेकर्स एसोसिएशन है, जिसे बेसिकली हम क्या कहते हैं, IFMA, उसने ये जो राजस्थान का अध्यक्ष बनाया है, किसको बनाया है? सोमेंद्र हर्ष को। ये राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी कि रिफ जयपुर के फेस्टिवल डायरेक्टर भी है सोमेंद्र हर्ष। और अगर बात कर ले अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष इनको बनाया गया सोमेंद्र हर्ष को। उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है? परमानंद रामदेव, ठीक है। परमानंद रामदेव को इनका यहाँ पे उपाध्यक्ष बनाया गया है राजस्थान का। ये एक अभिनेता है और जोधपुर से फिल्म निर्माता है। IFMA यानी कि इंडियन फिल्म मेकर्स एसोसिएशन ने अपना राजस्थान चैप्टर इंडियन फिल्म मेकर्स एसोसिएशन राजस्थान लॉन्च किया, जो राजस्थान के फिल्म निर्माताओं को एक अवसर प्रदान करेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इंडियन फिल्म मेकर्स एसोसिएशन के बारे में बता देता हूँ कि जिसकी स्थापना है वो कब हुई थी? 28 जून 1995, यानी कि 28 जून 1995, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि राजस्थान में कितने विभिन्न कंपनियों के या किसने विभिन्न कंपनियों के डीमर्जर के दस्तावेजों और ऋण दस्तावेजों में कर चोरी को रोकने और निपटारे के लिए राज्य स्तर पर विशेष न्यायालय का गठन करने का यहाँ पे निर्णय लिया है? किसने लिया है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। तो इसके तहत जयपुर में उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं कलेक्टर, जो कि मुद्रांक है, का विशेष कार्यालय यहाँ पे गठित किया जाएगा इन सभी के लिए। इसमें विशेष प्रकृति के जो मामले हैं उनमें विवादों का निपटारा जल्द होगा और
उससे क्या होगा, उससे स्टाम्प ड्यूटी की जो वसूली है उसके कार्य को गति मिलेगी। जल्दी काम होगा तो जल्दी वसूली हो जाएगी, ये बात आप समझते हो। और राजस्व संग्रह में भी वृद्धि होगी। तो जितने स्टाम्प ड्यूटी का जो कलेक्शन है वो जल्दी होगा तो राजस्व वृद्धि भी यहाँ पे मिलेगी। तो काफ़ी सारे इसके फायदे हैं। बस यही एक क्वेश्चन था यहाँ पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है 10 अगस्त को, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे यानी कि विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में यहाँ पे मनाया जाता है। और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस अवसर पर जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत यानी कि बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत के विषय पर एक वेबिनार का आयोजन भी यहाँ पे किया। यानी कि इस बार की इसकी थीम क्या है, जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत। और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हमारे मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, ये भी याद रखना। चलिए एक इंपॉर्टेंट राजस्थान का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। वो क्या बनता है कि राजस्थान बायोफ्यूल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। ठीक है, याद रखना कि बायोफ्यूल नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है देश का, वो है राजस्थान। अच्छा 10 अगस्त की हमने यहाँ पे बात की है। 10 अगस्त को एक और दिवस मनता है, वर्ल्ड लॉयन डे, वर्ल्ड लॉयन डे। ठीक है, 10 अगस्त को ही मनाते हैं ये भी। और इससे कंफ्यूज मत होना, विश्व बाघ दिवस यानी कि जो वर्ल्ड टाइगर डे है वो अलग है और वर्ल्ड लॉयन डे अलग है। तो वर्ल्ड टाइगर डे हमने कब मनाया था, 29 जुलाई को, 29 जुलाई को। और वर्ल्ड लॉयन डे हम मनाते हैं 10 अगस्त को। तो दोनों ही अलग अलग है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। तो दिवस की बात यहाँ पे आई है तो दिवस हम रिवाइज करेंगे अगस्त के। 1 अगस्त को हमने यहाँ पे 2 दिवस मना लिए थे, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस और राष्ट्रीय पर्वतीय पर्वतारोहण दिवस। 2 अगस्त को हमने यहाँ पे मनाया था दादरा एवं नागर हवेली मुक्ति दिवस। 3 अगस्त को मनाया था विश्व संस्कृत दिवस। 1 से लेकर 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह यहाँ पे मनाया गया था। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया था। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया था। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस यहाँ पे मनाया था। उसके अलावा 10 अगस्त के यहाँ पे हमने देख लिए वर्ल्ड लॉयन डे और विश्व जैव ईंधन दिवस यानी कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे यहाँ पे मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत को कचरा मुक्त करने के लिए शुरू किए गए विशेष अभियान का यहाँ पे नाम क्या रखा गया है, गंदगी मुक्त भारत, ये यहाँ पे नाम रखा गया है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये जो अभियान है वो कब से कब तक चलाया जाएगा, 8 से लेकर 15 अगस्त तक ये अभियान चल रहा है भारत के अंदर। ठीक है, तो पीएम मोदी ने भारत को कचरा मुक्त करने के लिए गंदगी मुक्त भारत नाम का एक सप्ताह का ये अभियान शुरू किया है। तो इसमें स्वच्छता को लेकर हमारे व्यवहार में ढालने पर यहाँ पे जोर दिया जाएगा। अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एक भारतीय रेलवे ने भी 10 से लेकर 15 अगस्त तक स्वच्छता सप्ताह का आयोजन वो भी यहाँ पे कर रहा है। तो दोनों चीज़ आप यहाँ पे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया है। इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में किया है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का जो उद्घाटन है वो यहाँ पे किया गया है। महात्मा गांधी को समर्पित राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की पीएम मोदी ने सबसे पहले जो घोषणा है वो कब की थी, 10 अप्रैल 2017 को इसकी घोषणा कर दी थी। और जो ये घोषणा की थी 10 अप्रैल 2017 को, वो गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर यहाँ पे की थी, जिसका अब यहाँ पे उद्घाटन किया जा चुका है नई दिल्ली के अंदर। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में बीसीसीआई ने आईपीएल का जो 13वां संस्करण अभी 2020 में होने वाला है उसके लिए किस कंपनी के साथ टाइटल स्पॉन्सरशिप समझौता यहाँ पे रद्द कर दिया गया है। तो वीवो के साथ यहाँ पे रद्द कर दिया है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टाइटल स्पॉन्सरशिप समझौता यानी कि टाइटल स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, जो आपने देखा होगा वीवो आईपीएल कहा जाता है ना। आपने सुना होगा आईपीएल को सीधा आईपीएल ना कह के हम कहते हैं वीवो आईपीएल 2020 या जो भी है ऐसा कहते हैं ना। तो जो नाम लगता है आईपीएल से पहले वही टाइटल स्पॉन्सरशिप समझौता यानी कि एग्रीमेंट होता है।
तो उसको अब यहाँ पे रद्द कर दिया गया है। 13 क्या, ये 13 क्या है यहाँ पे, 2013 मत मान लेना, ये 13वां एडिशन है IPL का, ठीक है। और ये कब होगा, लगभग सितंबर के आसपास होगा। कहाँ पे होगा IPL इस बार का 2020 का, ये हमने पढ़ ही लिया था, UAE के अंदर होगा, ये मैंने आपको बता ही दिया था। और इस बार के लिए BCCI ने इस एग्रीमेंट को यहाँ पे कैंसिल कर दिया। सिर्फ इस बार के लिए क्या है ये भी याद रखिएगा। तो 2018 के अंदर 5 साल के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप जो समझौता है वो हुआ था, यानी कि जो डील हुई थी वो कितने करोड़ रुपए की हुई थी, 2190 करोड़ रुपए की यहाँ पे डील हुई थी, 5 साल के लिए हुई थी। अब आप कह दोगे तो 5 साल की थी, क्यों रद्द किया, सिर्फ 1 साल के लिए किया रद्द, पूरे के लिए नहीं किया, ठीक है। और ये पूरी बात मैंने आपको बताई दी है। बात करेंगे यहाँ पे BCCI की। तो BCCI का पूरा नाम क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना दोस्तों 1928 के अंदर हुई थी। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई के अंदर। इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, सौरव गांगुली, ये आपको पता ही है। और वर्तमान में इसके सेक्रेटरी कौन है, जय शाह, ये भी साथ में याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हाल ही में मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है, योगेंद्र यादव ने। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इस बुक के अंदर भारतीय लोकतंत्र को जानने के बारे में, यानी कि उसके बारे में यहाँ पे बताया गया, यानी कि भारतीय लोकतंत्र के बारे में इस बुक के अंदर पूरा डिटेल में बताया गया है। नाम याद रखिएगा, मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अच्छा, अभी हाल ही में हमने कुछ और पुस्तकों के बारे में भी पढ़ा था, जैसे कि नीना राय, इन्होंने एक बुक लिखी थी अमेजिंग अयोध्या, है ना, मैंने आपको बता भी दिया था। अमेजिंग अयोध्या नामक एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। यतीश यादव की बात करें तो रॉ के संबंधित एक बुक लिखी थी इन्होंने, रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन, ठीक है। उर्जित पटेल की यहाँ पे बात करें तो पूर्व गवर्नर रह चुके हैं RBI के, ये आपको पता ही है। इन्होंने भी एक बुक लिखी थी ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नाम से, है ना, ये आपको पता ही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि 2300 किलोमीटर लंबी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त को चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है, जो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, उसको जोड़ने वाली 2300 किलोमीटर लंबी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल, उसका उद्घाटन यहाँ पे किया है। अब इससे होगा क्या, ये इतनी लंबी ऑप्टिकल फाइबर जो केबल बिछाई गई है सबमरीन वाली, इसका फ़ायदा क्या है, इससे होगा ये कि इससे भारत के जो दूसरे हिस्से हैं उनकी तरह ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भी तेज़ और ज़्यादा भरोसेमंद मोबाइल और लैंडलाइन टेलीकॉम की जो सेवाएं हैं वो इनको यहाँ पे मिल पाएगी। तो इसी के लिए ये यहाँ पे बिछाई गई है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। किन किन के बीच में है ये भी पूछ सकते हैं, चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच में। पोर्ट ब्लेयर की जगह आपको अंडमान निकोबार भी ऑप्शंस में देखने को मिल जाएगा, तो दोनों ही चीज़ें याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में किसने एनवी स्टेट्स इंडिया 2020 रिपोर्ट जारी की है, तो NSO ने जारी की है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब NSO क्या है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। और हाल ही में ये रिपोर्ट जारी की है एनवी स्टेट्स इंडिया 2020 ने ये रिपोर्ट जारी की, और इसमें ये बताया है कि 2019 के अंदर गर्मी की जो लहर है, यानी कि जो हीट वेव्स है, वो बढ़कर कितनी हो गई है, 82.6%, यानी कि 157 पॉइंट्स में बात करें तो 157 हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी इसके अंदर मैं अगर राज्य वाइज बात करूँ, यानी कि स्टेट वाइज बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा किसके अंदर है, राजस्थान के अंदर। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन आपके लिए राजस्थान पॉइंट ऑफ व्यू से भी। दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर है उत्तराखंड इस मामले में। और इसी कारण 2019 के अंदर 373 लोगों की यहाँ पे मौत हो गई थी गर्मी के कारण। अच्छा, अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा कि एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी कि EPI भी यहाँ पे जारी की गई थी, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। उसके अंदर भारत का जो स्थान था वो 168 था, यानी कि देख सकते हो कि एनवायरमेंट के संबंधित हमारी रैंकिंग कितनी खराब है। यहाँ पे देखिए बात करेंगे NSO की, ठीक है। NSO या तो इसे NSO कह सकते हो, यानी कि जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, या तो ये कह सकते हो, या फिर नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन भी कह सकते हो, NSC, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग भी कह सकते हो। इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, स्थापना 2006 में हो गई थी, और इसके जो चेयरपर्सन है वो है बिमल कुमार रॉय। अच्छा,
कुछ यहाँ पे मैं दिवस की बात करूँगा इसी के संबंधित। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाते हैं? 29 जून को, नेशनल की बात करें, ठीक है। और वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। दोनों चीज़ें यहाँ पे याद रखिएगा, दोनों अलग अलग है। और ये जो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे है ये 5 साल में एक बार मनाया जाता है। नेशनल वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाले की बात कर रहा हूँ। ये हर 5 साल में एक बार मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को इस बार मनाया जाएगा। सबसे पहले 2010 में मनाया गया था, उसके बाद 2015 में मनाया गया था और अब 2020 के अंदर ये मनाया जाएगा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पे शपथ ली है? उनका नाम है महिंदा राजपक्षे। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो अभी हाल ही में श्रीलंका पीपल्स पार्टी यानी कि SLPP के जो नेता है महिंदा राजपक्षे, उन्होंने 9 अगस्त 2020 को श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पे शपथ ली है। तो देखिए आजकल क्या है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। आजकल आपको जो भी आपके पड़ोसी देश है उनका जो भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनता है या कोई भी बड़ा नेता बनता है तो उसके संबंधित उसकी पार्टी का नाम पूछा जाता है। ऐसा वो पहले भी पूछ चुके हैं। तो श्रीलंका पीपल्स पार्टी इनकी पार्टी का नाम है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ के अगर राष्ट्रपति की बात करें, श्रीलंका के राष्ट्रपति की, तो उनका नाम क्या है? गोतबया राजपक्षे, जो कि महिंदा राजपक्षे के भाई है, ठीक है। दोनों भाई है, ये आपको याद रखना है। तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों यहाँ पे भाई भाई है। उसके अलावा महिंदा राजपक्षे की मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट बातें बताता हूँ कि 2005 से लेकर 2015 तक ये श्रीलंका के राष्ट्रपति रह चुके हैं और अब ये प्रधानमंत्री बने, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा हिचेम मचीची की बात करें तो अभी हाल ही में मैंने बताया था आपको कि ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं ये। और जीन कोस्टेक्स की अगर बात करें तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री ये बने हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैंने यहाँ पे करवा दिए, डिटेल के साथ करवाए। राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड सभी के जो करंट अफेयर्स है कवर अप कर दिए हैं। तो उम्मीद करूँगा कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। और चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।